क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो हिमालय से भी करोड़ों साल पुरानी है। इतनी पुरानी कि इसने शायद धरती पर डायनासोर के पहले कदमों की आहट भी सुनी होगी। और आज वही प्राचीन अरावली पर्वत श्रृंखला एक जबरदस्त बहस के केंद्र में है। एक तरफ सरकार का कहना है कि उसे बचाने के लिए एक वैज्ञानिक कवच तैयार किया गया है, तो दूसरी तरफ आलोचकों का सीधा सीधा कहना है कि यह सब बचाने का दिखावा है, असली खेल तो खनन के लिए दरवाजे खोलने का है। आज हम इसी उलझे हुए मामले की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सरकारी प्रेस विज्ञप्तियां, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट और कई विश्लेषणात्मक लेख हैं। हम इन सभी स्रोतों को खंगाल कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि अरावली की ये नई सुप्रीम परिभाषा आखिर है क्या, इस पर इतना बवाल क्यों मचा है और सबसे जरूरी बात, दांव पर क्या लगा है। बिल्कुल, हमारा मकसद सिर्फ खबर बताना नहीं, बल्कि इस पूरे मुद्दे की परतों को खोलना है, ताकि हमारे श्रोता खुद समझ सकें कि सच के कितने पहलू हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस नई परिभाषा को ही समझते हैं जिसने इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की एक समिति की सिफारिशों को हरी झंडी दे दी है। सुनने में तो एक अच्छा कदम लगता है, एक समान नियम बनाने की कोशिश। आखिर ये नियम है क्या? इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। समिति ने अरावली को पहचानने के लिए दो मुख्य पैमाने तय किए हैं। पहला है अरावली पहाड़ी। किसी भी जमीन के टुकड़े को पहाड़ी का दर्जा तभी मिलेगा जब उसकी ऊंचाई आसपास के धरातल यानी लोकल रिलीफ से कम 100 मीटर ज्यादा हो। एक मिनट, लोकल रिलीफ या आसपास के धरातल का क्या मतलब है? क्या ये समुद्र तल से ऊंचाई है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। नहीं, ये समुद्र तल से ऊंचाई नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि अगर आप पहाड़ के ठीक बगल में खड़े हैं तो वहां से उसकी चोटी 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची होनी चाहिए। ये पैमाना उस पहाड़ के स्थानीय प्रभाव को मापता है, न कि उसकी पूरी ऊंचाई को। ठीक है, तो ये हुई पहाड़ी की बात। और दूसरा पैमाना क्या है? दूसरा पैमाना है अरावली रेंज यानी श्रृंखला। अगर ऐसी दो या ज्यादा पहाड़ियां जो 100 मीटर वाली शर्त पूरी करती हैं, एक दूसरे से 500 मीटर के दायरे में हैं, तो उनके पूरे समूह को रेंज मान लिया जाएगा। और यहीं पे एक और दिलचस्प बात है। वो क्या है? परिभाषा सिर्फ चोटी की ऊंचाई तक ही सीमित नहीं है। इसमें यह भी कहा गया है कि 100 मीटर की पहाड़ी को घेरने वाली सबसे निचली कंटूर लाइन के अंदर का पूरा इलाका, जिसमें ढलानें, घाटियां और दूसरी भू आकृतियां भी शामिल हैं, वो सब अरावली का हिस्सा माना जाएगा, चाहे उनकी अपनी ऊंचाई कुछ भी हो। कंटूर लाइन, ये थोड़ा सा तकनीकी शब्द है। इसका आम श्रोताओं के लिए क्या मतलब हुआ? इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए आप किसी पहाड़ के चारों ओर एक ही ऊंचाई पर एक रास्ता बना रहे हैं। नक्शे पर वो रास्ता एक लकीर की तरह दिखेगा, उसे ही कंटूर लाइन कहते हैं। तो नियम ये कहता है कि पहाड़ के आधार को दिखाने वाली सबसे निचली कंटूर लाइन के अंदर जो भी जमीन है वो पूरी की पूरी सुरक्षित होगी। इसी तरह रेंज में आने वाली दो पहाड़ियों के बीच की जमीन भी सुरक्षित मानी जाएगी। तो सरकार का तर्क ये है कि इस नियम से दिल्ली से लेकर गुजरात तक जो पूरा अरावली का विस्तार है, वहां एक जैसा साफ और वैज्ञानिक पैमाना लागू हो जाएगा। अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि किसे अरावली माने और किसे नहीं। जी, सरकार का कहना है कि पहले कोई स्पष्ट परिभाषा ना होने की वजह से बहुत भ्रम था और अवैध खनन करने वालों को लूप होल्स मिल जाते थे। और ये कोई बिल्कुल नया नियम भी नहीं है। राजस्थान में खनन को नियंत्रित करने के लिए 2006 से ही ये 100 मीटर वाला नियम किसी न किसी रूप में लागू था। अब बस इसे सभी संबंधित राज्यों के लिए मानकीकृत कर दिया गया है। और यहीं से मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। सरकार जिसे वैज्ञानिक कवच और स्पष्टता कह रही है, पर्यावरणविद और विपक्षी दल उसे अरावली की मौत का फरमान बता रहे हैं। ये दो बिल्कुल विपरीत कहानियां हैं। पहले सरकार का पक्ष समझते हैं। वो इस परिभाषा को सुरक्षा कवच क्यों मान रहे हैं? सरकार का पक्ष समझने के लिए हमें उनके तर्कों की गहराई में जाना होगा। उनका पहला और सबसे बड़ा तर्क ये है कि 100 मीटर की ऊंचाई सिर्फ एक पहचान करता है, एक आइडेंटिफायर है, सुरक्षा का अंतिम पैमाना नहीं है। असली सुरक्षा तो 500 मीटर के रेंज वाले नियम से मिलती है। वो कैसे?
उनका तर्क है कि जब दो बड़ी 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों के बीच के 500 मीटर के इलाके को रेंज मान लिया जाएगा, तो उस दायरे में आने वाली छोटी छोटी पहाड़ियां, टीले और घाटियां, चाहे वो 100 मीटर से कम भी क्यों ना हो? हाँ बिल्कुल, चाहे वो कितनी भी कम ऊंची क्यों ना हो, वे भी अपने आप सुरक्षित हो जाएंगी। वो एक तरह से एक बड़े सुरक्षा घेरे में आ जाएंगी। और इसी आधार पे सरकार ये दावा कर रही है कि इससे अरावली का 90% हिस्सा हमेशा के लिए संरक्षित हो जाएगा। जी बिल्कुल, यही उनका मुख्य दावा है। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद यानी ICFRE, जो कि भारत में वानिकी अनुसंधान की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित संस्था है, उसे एक सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान यानी MPSM बनाने का जिम्मा दिया गया है। इसका क्या मतलब है? ये सस्टेनेबल माइनिंग प्लान क्या करेगा? इसका मतलब है कि ICFRE एक वैज्ञानिक खाका तैयार करेगा कि अगर भविष्य में खनन होना भी है तो वो कैसे हो ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। इसमें तय होगा कि कहाँ खनन हो सकता है, कहाँ बिल्कुल नहीं, और जहाँ हो सकता है वहाँ क्या शर्तें होंगी। और सबसे अहम बात, जब तक ये प्लान पूरी तरह बनकर लागू नहीं हो जाता, तब तक किसी भी नई खनन लीज पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ये एक तरह का सेफ्टी लॉक है। तो सरकार का कहना है कि फिलहाल तो कोई नया खनन हो ही नहीं सकता। हाँ, और उन्होंने ये भी साफ किया है कि टाइगर रिजर्व, वन्यजीव अभ्यारण्य, इको सेंसिटिव जोन और वेटलैंड्स जैसे जो कोर संरक्षित क्षेत्र हैं, उन पर यह परिभाषा लागू ही नहीं होती। वहां खनन पर पहले की तरह ही पूरी पाबंदी है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने साफ कहा है कि यह परिभाषा सिर्फ खनन के उद्देश्य से है, और NCR क्षेत्र में तो खनन वैसे भी पूरी तरह प्रतिबंधित है। लेकिन यहीं पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। अगर सरकार कह रही है कि इस परिभाषा से 90% अरावली बच जाएगी, तो दूसरी तरफ सेव अरावली जैसे अभियान क्यों चल रहे हैं? आलोचकों की चिंता का आधार क्या है? यहीं इस कहानी का दूसरा और सबसे ज्यादा चिंताजनक पहलू सामने आता है। आलोचकों की चिंता का आधार भी एक सरकारी रिपोर्ट ही है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी FSI की अक्टूबर 2024 की एक रिपोर्ट बताती है कि अकेले राजस्थान में, जो अरावली का सबसे बड़ा हिस्सा है, वहां मौजूद 90% से ज्यादा पहाड़ियों की ऊंचाई 100 मीटर से कम है। ओह, तो ये है दो अलग-अलग 90%, सरकार का 90% बचाने का दावा और FSI का 90% पहाड़ियों के नियम से बाहर होने का आंकड़ा। ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? बिल्कुल, यही इस पूरे विवाद की जड़ है। आलोचकों का सीधा सवाल है कि अगर 90% पहाड़ियां पहली शर्त यानी 100 मीटर की ऊंचाई को ही पूरा नहीं करती, तो वो रेंज वाले सुरक्षा कवच में आएंगी कैसे? उनका डर है कि अरावली का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस नई परिभाषा के दायरे से कानूनी तौर पर ही बाहर हो जाएगा और खनन, रियल एस्टेट और दूसरे निर्माण कार्यों के लिए खुल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार क्षेत्रफल के हिसाब से 90% बचाने की बात कर रही है और आलोचक पहाड़ियों की संख्या के हिसाब से 90% के खतरे में पड़ने की बात कर रहे हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। आलोचकों का कहना है कि सरकार बड़ी बड़ी पहाड़ियों को बचाकर आंकड़ों में तो दिखा देगी कि 90% क्षेत्रफल सुरक्षित है, लेकिन जो छोटी छोटी असंख्य पहाड़ियां हैं जो मिलकर एक पूरा इकोसिस्टम बनाती हैं, वो नष्ट हो जाएंगी। इसी वजह से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सेव अरावली अभियान चला रहे हैं। ये तो कमाल की बात है। मतलब ये मुद्दा सिर्फ पर्यावरणविदों तक सीमित नहीं रहा, ये अब पूरी तरह से सियासी भी हो गया है। और मैंने सुना है कि इसमें सिर्फ विपक्षी नहीं, सत्ता पक्ष के नेता भी अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। हाँ, और यही इस मामले को और भी गंभीर बना देता है। बीजेपी के ही एक वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने अपनी ही सरकार से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने की मांग की है। इससे साफ पता चलता है कि ये मामला अब सिर्फ दिल्ली की राजनीति या पर्यावरण का नहीं रहा, बल्कि इसके तार राजस्थान की जमीनी हकीकत और स्थानीय राजनीति से भी गहरे जुड़े हैं। और विपक्षी दल जैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, वो क्या कह रहे हैं? उनका आरोप सीधा और सपाट है। वे इसे उद्योगपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने की साजिश बता रहे हैं। उनका आरोप है कि इसी तरह का एक प्रस्ताव 2010 में भी लाया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने तब पर्यावरण के लिए खतरनाक बताते हुए खारिज कर दिया था। वो कह रहे हैं कि सरकार उसी पुराने प्रस्ताव को नए लिफाफे में पेश कर रही है। ये बहस इतनी गर्म हो गई है कि अब ये सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रही, मीडिया में भी एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जा रहा है। हाँ, इसकी एक दिलचस्प साइड स्टोरी भी है। 2 बड़े टीवी एंकर जो पहले अलग अलग मामलों में जेल जा चुके हैं, इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर बुरी तरह भिड़ गए। एक ने दूसरे पर सरकार का पक्ष लेने के लिए 15 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया, तो दूसरे ने जवाब में एक पूरा शो करके भारत में प्रदूषण के लिए लोकतंत्र को ही जिम्मेदार ठहरा दिया।
ये दिखाता है कि ये बहस कितनी ध्रुवीकृत और भावनात्मक हो चुकी है। तो एक तरफ कानूनी परिभाषा और सरकारी दावे हैं और दूसरी तरफ एफएसआई की रिपोर्ट और जमीनी हकीकत की चिंताएं। इस पूरी खींचतान को ठीक से समझने के लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि हम आखिर किस चीज को बचाने की बात कर रहे हैं। अरावली महज पत्थर के ढेर तो है नहीं, दांव पर असल में लगा क्या है? दांव पर बहुत कुछ लगा है, शायद जितना हम और आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, बल्कि ये उत्तर भारत की जीवन रेखा है। लोग सोचते हैं कि ये तो बस सूखी पथरीली पहाड़ियां हैं, इनमें ऐसा क्या खास है, लेकिन इनकी भूमिका को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इसकी सबसे बड़ी भूमिका की बात करते हैं दीवार के तौर पर। बिल्कुल, अरावली भारत की ग्रेट ग्रीन वॉल है। ये पश्चिम में थार के विशाल रेगिस्तान और पूर्व में गंगा के उपजाऊ मैदानों के बीच एक प्राकृतिक अवरोध है। ये थार मरुस्थल को दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ने से रोकती है। अगर ये दीवार टूटी या कमजोर हुई तो रेगिस्तान की रेत धीरे धीरे हमारे शहरों और खेतों तक पहुंच सकती है। इस प्रक्रिया को मरुस्थलीकरण या डेजर्टिफिकेशन कहते हैं और ये एक बहुत बड़ा खतरा है। और पानी का क्या? दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर, ये पूरा इलाका तो वैसे ही डार्क जोन में है, जहां जमीन के नीचे का पानी लगभग खत्म हो चुका है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। अरावली इस पूरे क्षेत्र का वाटर बैंक है। इसकी चट्टानों में दरारें और इसका घना वनस्पति आवरण बारिश के पानी को सोखने का काम करता है। ये पानी धीरे धीरे रिसकर जमीन के नीचे जाता है और भूजल को रिचार्ज करता है। अरावली के बिना बारिश का सारा पानी बहकर निकल जाएगा और भूजल का संकट जो आज हमें दिख रहा है वो एक भयावह आपदा में बदल जाएगा। गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहर अपनी पानी की जरूरतों के लिए काफी हद तक अरावली पर ही निर्भर हैं। और दिल्ली एनसीआर के लिए तो इन्हें फेफड़े भी कहा जाता है। सही कहा, ये दिल्ली एनसीआर के फेफड़े हैं। सर्दियों में जब पूरा उत्तर भारत प्रदूषण के चादर में लिपटा होता है, तब अरावली दो तरह से हमारी रक्षा करती है। एक, ये राजस्थान और पाकिस्तान की तरफ से आने वाली धूल भरी आंधियों को रोकती है। ये एक नेचुरल एयर फिल्टर का काम करती है। दूसरा, इसका जो हरा भरा इलाका है वो प्रदूषण को सोखता है और ऑक्सीजन पैदा करता है। अगर ये फेफड़े कमजोर हुए तो दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण और जानलेवा हो जाएगा और गर्मियों में हीट वेव का प्रकोप भी बढ़ेगा, क्योंकि ये हीट आइलैंड इफेक्ट को भी कम करती है। और इन पहाड़ों में सिर्फ पत्थर और पेड़ ही तो नहीं है, यहाँ एक पूरा जीवन बसता है। जैव विविधता का क्या? ये जैव विविधता का एक छिपा हुआ खजाना है। इस क्षेत्र में सरिस्का और रणथंभौर जैसे टाइगर रिजर्व के हिस्से आते हैं। कुल मिलाकर 20 वन्यजीव अभयारण्य और 4 टाइगर रिजर्व इसके प्रभाव क्षेत्र में हैं। ये तेंदुआ, लकड़बग्घा, सियार, नीलगाय और सैकड़ों तरह के पक्षियों का घर है। ये कई दुर्लभ प्रजातियों का आखिरी ठिकाना है। जब हम एक पहाड़ी को खोदते हैं तो हम सिर्फ पत्थर नहीं हटाते, हम किसी का घर उजाड़ते हैं। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है जो शायद इस सारे विवाद की जड़ है, आर्थिक पहलू। जी, और हमें इस पहलू को भी ईमानदारी से समझना होगा। ये भी सच है कि अरावली खनिजों का भंडार है। यहाँ जिंक, सीसा, तांबा, संगमरमर, ग्रेनाइट जैसे 80 से ज्यादा तरह के खनिज मिलते हैं। ये सिर्फ 4,500 करोड़ रुपए के सरकारी राजस्व का मामला नहीं है जो अकेले राजस्थान सरकार को यहाँ खनन से मिलता है। इस पर एक पूरी इकोनॉमी टिकी है। खदानों में काम करने वाले लाखों मजदूर, ट्रांसपोर्टर, स्टोन कटिंग यूनिट्स। जब भी संरक्षण की बात होती है तो सरकार पर इस आर्थिक दबाव और रोजगार का भी ख्याल रखने की जिम्मेदारी होती है। यही इस मुद्दे को और ज्यादा जटिल बना देता है। और इसी आर्थिक लालच के कारण अवैध खनन यहाँ हमेशा से एक बड़ी समस्या रही है, इतनी बड़ी कि इसके विरोध में लोगों ने अपनी जान तक दे दी है। हाँ, ये इस लड़ाई का सबसे दुखद पहलू है। भरतपुर में एक साधु विजय दास ने इन इलाकों में चल रहे अवैध खनन के विरोध में 150 से ज्यादा दिनों तक धरना दिया और अंत में आत्मदाह कर लिया। ये कोई मामूली घटना नहीं है। ये हमें बताती है कि ये लड़ाई सिर्फ अदालतों, न्यूज चैनलों और सरकारी फाइलों में नहीं लड़ी जा रही। जमीन पर लोग इसके लिए अपनी जान तक दांव पर लगा रहे हैं। ये दिखाता है कि ये मुद्दा लोगों के जीवन और आस्था से कितना गहरा जुड़ा हुआ है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटे तो तस्वीर ये बनती है कि एक तरफ सरकार की एक वैज्ञानिक परिभाषा है जिसका घोषित मकसद पूरे अरावली क्षेत्र में संरक्षण और खनन के लिए एक समान और पारदर्शी नियम बनाना है, और दूसरी तरफ एफएसआई के ही आंकड़ों पर आधारित एक गहरी और तार्किक आशंका है
कि ये परिभाषा 90% अरावली को कानूनी सुरक्षा के दायरे से ही बाहर कर सकती है, जिससे विनाश का रास्ता खुल सकता है। सरकार ने हाल ही में 24 दिसंबर को एक और स्पष्टीकरण जारी करके भरोसा दिलाया है कि ICRFE की मदद से संरक्षण का दायरा कम नहीं होगा, बल्कि और बढ़ेगा। और नई खनन लीज पर तो पूरी तरह रोक है ही। लेकिन आलोचक सरकार के आश्वासनों पर तब तक भरोसा करने को तैयार नहीं है जब तक कि एक विस्तृत वैज्ञानिक मानचित्रण सामने ना आ जाए और जमीनी स्तर पर सुरक्षा सुनिश्चित ना हो। वो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ शब्द नहीं, ठोस कार्रवाई चाहिए। ये पूरी बहस एक आंकड़े पे आकर टिक गई है, 100 मीटर। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। हम प्रकृति की किसी चीज का मूल्य कैसे तय करते हैं? क्या किसी पहाड़ की कीमत उसकी ऊंचाई से तय होनी चाहिए, या उस भूमिका से जो वो लाखों लोगों को जिंदा रखने वाले पारिस्थितिकी तंत्र में निभाता है? एक 89 मीटर की पहाड़ी जो कानूनी परिभाषा से बाहर है, हो सकता है कि भूजल रिचार्ज के लिए 101 मीटर की सुरक्षित पहाड़ी से ज्यादा जरूरी हो। और जब नियम इतने जटिल हों, तो एक आम नागरिक ये कैसे सुनिश्चित करे कि संरक्षण की भावना कानूनी परिभाषा के तकनीकी शब्दों में कहीं खो ना जाए?